नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला बेंटनी कैसल का किया दौरा। भवन का एडीबी परियोजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा जीर्णोद्धार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में नवाया शीश। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों के बारे में भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुति दी गई। हालांकि मंत्रिमंडल ने किसी तरह की नई कोविड बंदिशों को लगाने की मंजूरी नहीं दी है। बैठक में राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें पूर्ण ऊर्जा क्षमता, विशेष रूप से जल और सौर ऊर्जा के तेजी से विकास के माध्यम से स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रखरखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पन विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्याप्त और प्रभावशाली ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस नीति में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रखरखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए खेल अधोसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उच्च मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य खेलों के दूरगामी विकास के दृष्टिगत प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करना और खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें सम्मान देना और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना है। खेल नीति 2021 को भी जो है वो स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो है वो ऊंचे दर्जे का जो है वो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा सके और पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, ताकि उससे जो है वो खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में सुविधा प्राप्त हो। जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो है वो इस नीति में जो है वो एम्फेसिस दिया गया है, ताकि खेल की गतिविधियों में जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भागीदारी जो है वो बढ़े और हम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हम खेलों के क्षेत्र में जो है वो ऊंचे स्तर की जो है वो एथिक्स के साथ साथ जो है वो
खेलों में जो है वो उच्चता प्राप्त कर सकें, इस बात को जो है वो जोर दिया गया है। इस खेल नीति में जो है वो वैज्ञानिक खोज शोध जो है वो उसके लिए जो है वो जोर दिया गया है, खास करके ट्रेनिंग में, और जो लंबे समय के लिए है वो खेल के विकास के लिए आवश्यकताएं हैं, और साथ ही साथ जो खेल के टैलेंट हैं उसकी रिकॉग्निशन के लिए भी जो है वो विशेष रूप से जो है वो प्रावधान किया गया है। और इसमें जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, महिलाएं या पुरुष, उनको जो है वो प्रॉपर रिवार्ड जो है वो मिल सके, जो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस जो है वो प्राप्त करते हैं। मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया, ताकि भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ट्रांसपोर्टर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और यात्री कर में 100% छूट देने अथवा माफ करने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। वाहन चालक है उनको रिलीफ दिया गया था, उसको आज जो है वो मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें जो है वो 100% तक जो है वो टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर टैक्स, जो अलग अलग कैटेगरीज का है व्हीकल्स की, उसको माफ़ करने का जो घोषित निर्णय था, उसको आज मंत्रिमंडल द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का नया वृत्त खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल और दाड़नी में उप मंडल खोलने और इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को अपनी स्वीकृति प्रदान की। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में जल शक्ति विभाग उप मंडल टिहरा के ढरवाड़ के अंतर्गत नया अनुभाग खोलने और आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा बैठक में जिला मंडी में जल शक्ति विभाग उप मंडल केलोधार के अंतर्गत केलोधार में नया अनुभाग खोलने और आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की मंजूरी प्रदान की। बैठक में उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षक के 42 पदों को अनुबंध आधार भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में अनुबंध आधार पर सांख्यिकी सहायक के 3 पदों को भरने का फैसला लिया। बैठक में लाहौल स्पीति जिला में गत वर्ष 27 से 30 जुलाई तक भारी बारिश के कारण कृषि एवं बागवानी को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आमजन की सुविधा के लिए स्वीकृत मापदंडों में छूट देते हुए न्यू शिमला के सेक्टर 6 में लायनेस क्लब और हाउसिंग ब्लॉक 46 के मध्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की। आज बहुत सारी जो मैंने बताया ये प्रेजेंटेशंस के द्वारा 2 पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट की गई, रिस्ट्रक्चरिंग एक्साइज डिपार्टमेंट की गई और हेल्थ की जो है कोविड की जो प्रेजेंटेशन दी गई है, और बाकी जो निर्णय प्रदेश की दृष्टि से रिक्रूटमेंट के या क्रिएशन ऑफ सर्कल, डिवीज़न, सब डिवीज़न, सेक्शंस, ये आज जो है वो किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे हिमाचल प्रदेश की आम जनता को जो है वो भारी लाभ होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने यज्ञ में भी भाग लिया और प्रदेशवासियों की समृद्धि, शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला बेंटनी कैसल का दौरा किया और इस ऐतिहासिक भवन के नवीनीकरण में प्रगति की समीक्षा की। इस भवन का एडीबी परियोजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जीर्णोद्धार कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इसे जल्द से जल्द प्राधिकारियों को सौंपा जा सके। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव पर्यटन सुभाशीष पांडा, निदेशक पर्यटन अमित कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिमला के कालीबाड़ी स्थित बेंटनी कैसल का 25 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक इमारत को पर्यटन के मुख्य आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2021 तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी भी इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, पर्यटन विभाग के महाप्रबंधक अमित कश्यप सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश कार्य पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक इमारत में विभिन्न चीजों को लेकर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ लाइट एंड साउंड शो पर भी विचार किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग यहाँ की है और सरकार ने ली है और उसके बाद हम इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं और हमने एडीबी के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति इसके लिए दी और टारगेट हमारा ये था कि अभी दिसंबर तक इस साल की सोचा था हमने, पिछले 2021 के, तो ये बन करके तैयार हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से विलंब हो गया इसमें। अब वही हम अगली टाइमलाइन इसकी तय कर रहे थे। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको ये किया जाए। एक तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में क्या क्या करना हो, उन सारी चीज़ों को लेकर के तो विचार होगा ही, लेकिन शिमला के ऐतिहासिक कुछ पहलुओं पर लाइट एंड साउंड का एक शो का एक प्रोविज़न यहाँ इसके अंतर्गत करने का भी हमने प्लान किया था। उसके लिए चीज़ें कुछ आगे बढ़ी भी हैं और आज तो विशेष तौर से इसका हम यही देखने आए कि हम इसका अगर जल्दी से जल्दी इसको हम कब तक तैयार कर सकते हैं, उसके लिए टाइमलाइन क्या हो सकती है। तो इसी बात को लेकर के मैं कहा एक बार जा करके हम इसको फिजिकली देख करके आए कि भाई यहाँ किस तरह से काम चल रहा है। सांसद व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। सुरेश कश्यप ने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टरों की सलाह ले रहे हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि उनके संपर्क में आए लोग कोरोना जांच करवा लें और डॉक्टर की सलाह से खुद को आइसोलेट करें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजाना कोविड-19 मामलों को लेकर जिला के अधिकारियों से ऑनलाइन समीक्षा कर रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा है और सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्थाएं कर ली है। निरंतर कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं। अभी कुछ ही समय पूर्व ये संख्या जो है एक्टिव केसेस की हिमाचल प्रदेश में 300 से कम हो गई थी और काफ़ी तेज़ गति से संक्रमण जो है वो फैल रहा है। लेकिन जो हमारी तैयारियां हैं, तैयारियों की दृष्टि से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी तैयारियां जो हैं हर दृष्टि से बहुत अच्छी हैं। चाहे हमारे जो है वो पीएसए प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की मैं बात करूँ, आज 41 पीएसए प्लांट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के पास हैं और हमारे ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो थे उसकी संख्या भी जो है हमने बढ़ाई है और किसी भी इमरजेंसी के लिए, किसी भी आउटब्रेक के लिए और बढ़ती हुई संख्या अगर मान लीजिए अस्पतालों में आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात है, आज 1000 वेंटिलेटर्स जो हैं वो प्रदेश के पास हैं और इसमें से 100% वेंटिलेटर्स जो हैं वो फंक्शनल हैं, इंस्टॉल्ड हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें
चाहे वो ए टाइप सिलेंडर्स हैं, बी टाइप हैं या डी टाइप हैं, हमारे पास पर्याप्त संख्या जो है इन सिलेंडर्स की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो तैयारी है वो हर दृष्टि से पूर्ण है, और दवाइयों की अवेलेबिलिटी की दृष्टि से भी अगर मैं कहूँ तो हमारे पास पर्याप्त स्टॉक जो है वो दवाइयों का भी है। होम आइसोलेशन किट्स जो हैं वो भी हमारे पास पर्याप्त हैं, और उसमें यानी हर प्रकार से, और बार बार सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जिला के अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ रेगुलर बेसिस पर वीसी के माध्यम से, जिसमें मैं भी उनके साथ होता हूँ, समीक्षा करते हैं कहाँ क्या क्या करना है, क्या क्या होना है, किस प्रकार से अपने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार को क्या और कदम उठाने हैं। तो इसकी समीक्षा जो है वो दैनिक आधार पर जो है वो हो रही है। राजधानी शिमला की तिब्बती मार्केट से लेकर बाजारों में बैठे तह बाजारियों को शीघ्र ही आजीविका भवन में शिफ्ट किया जाएगा। शहर में आजीविका भवन के बनने के बाद राजधानी की तिब्बती मार्केट को यहां पर शिफ्ट किया जाएगा। इससे लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को रिज की ओर से जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खुला हो जाएगा। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि आजीविका भवन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज आजीविका भवन का लोकार्पण करेंगे। देखिए, लिफ्ट के पास जो आजीविका भवन बना है, शायद ये पूरे हिमाचल में ऐसा भवन नहीं है जो यहाँ बना है, और ये खासकर गरीब लोगों के लिए, जिसमें जो है गरीब लोग बसाए जाएंगे, उनके लिए आजीविका भवन बना है। ये लगभग बन के तैयार हो चुका है, और हम समझते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हम इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन करवाएंगे। और इससे पहले इस मामले को हम हाउस में ले जाएंगे कि जो हमारी दुकानें हैं ये हमें किस तरह से अलॉट करनी है, किसको अलॉट करनी है, उस आधार पर जिस दिन उद्घाटन होगा, ताकि हम उस दिन उन गरीब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी के हाथों से इनको मतलब चाबियाँ दी जा सके। देखिए, इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शायद ये पूरे हिमाचल में क्या पूरे देश प्रदेश में ऐसे गरीब लोगों के लिए पहला ही ऐसा आजीविका भवन शिमला में बना होगा, इतना सुंदर, और इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ है। अगर बात करें आप तो इसमें लिफ्ट की भी प्रोविज़न रखा है, जिसने लिफ्ट में जाना है वो लिफ्ट में जा सकता है। लिफ्ट के अलावा हमने जो पैदल चलने का भी इसमें रास्ता रखा है, तो ये बहुत अच्छा बना है। सारे लोग, पूरा हिमाचल और पूरे शिमला शहर की जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है। एनएसयूआई के 3 छात्र नेताओं के निष्कासन पर कांग्रेस नेता महेश्वर चौहान ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कुलपति के फैसले को भाजपा के दबाव में लिया गया निर्णय करार दिया। आरोप लगाया कि कुलपति भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। कहा कि पुस्तकालय और छात्रावास खुला रखने की मांग एनएसयूआई कार्यकर्ता कुलपति से उठा रहे थे। उनकी मांगों को ना सुनकर कुलपति ने तानाशाह की तरह उनके निष्कासन का निर्णय लिया है। उन्होंने निष्कासन को तुरंत वापस लेने की मांग की है। महेश्वर चौहान ने वर्तमान भाजपा सरकार पर भी जुबानी हमले किए और सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए। प्रदेश यूनिवर्सिटी has become a den of corrupt practices, favoritism and nepotism. बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के 3 छात्र नेता, जो कि पुस्तकालय खोलने की मांग को लेकर और छात्रावास के मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से शांतिपूर्ण तरीके से जाकर बातचीत करते हैं और उसके आधार पर उनको निष्कासित कर दिया जाए। ये तुगलकी फरमान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उपकुलपति और उनके प्रशासन का निंदनीय है और भर्त्सना के योग्य है। और जिस तरह से दुर्भावनापूर्ण इरादे से लेकर पूर्व ग्रह से ग्रसित और पूरी ये जो कार्रवाई है, ये एक सोची समझी राजनीति षड्यंत्र के तहत और एक बड़ी प्लानिंग से किया हुआ निष्कासन है। और आप देखिए कि इस तरह का जो तुगलकी फरमान है वो लोकतंत्र में जो है बहुत शर्मनाक है कि आप किसी की बात ना सुने और आप उनको कोई मौका न दें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का और सीधा उनका निष्कासन हो जाए। ये तालिबानी हुक्मरानों की तरह छात्रों के अधिकारों को क्रश नहीं कर सकते, उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ये देश जो है प्रजातांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ पर सबके संवैधानिक अधिकार है और कोई भी शासन और प्रशासन उससे उनको वंचित नहीं कर सकता। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो घटना है
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये भगवाकरण हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का हो रहा है और बड़े पैमाने पर एक विचारधारा विशेष को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए नौकरी के अंदर वहाँ धांधलियाँ हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है और भाई भतीजावाद, ये तीनों जो किस्से हैं पूरे पिछले 4 वर्षों से लगातार अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक विशेष विचारधारा के लोगों को नौकरियां और दाखिले देने के लिए स्थापित किया जा रहा है। इस तरह का एक वातावरण बनाया जा रहा है और मेरिट को इग्नोर किया जा रहा है। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पिछले पूरे 4 वर्षों से छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है या भाई भतीजावाद का मुद्दा उठा रही है या नेपोटिज्म का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं उस पर उपकुलपति महोदय जो अपना स्पष्टीकरण देते, बजाय कि आप प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त होकर उन छात्रों पर इस तरह का निष्कासन करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से पहले भी बड़े आंदोलन इस विश्वविद्यालय के अंदर हुए हैं और इन्हीं महोदय के कार्यकाल में हुए हैं और खूनी संघर्ष हुआ। तो क्या आपने छात्रों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई? तो आज ये और पिछले कल मैं बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने भी डीन का घेराव किया है, तो क्या उनका निष्कासन हुआ है? तो इस तरह के दोहरे मापदंड कैसे अपना सकते हैं वीसी? और वाइस चांसलर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं वो उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और गरिमा को ठेस पहुंचाई है। और मैं पूरे प्रशासन को कहना चाहता हूं, हमारी चेतावनी है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि इस तरह के जो अमर्यादित और गैर कानूनी फैसले हैं इनसे गुरेज करें, इनसे परहेज करें और अविलंब तुरंत जो हमारे छात्र नेताओं को इन्होंने निष्कासन किया है उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। तो हमारा अनुरोध है विश्वविद्यालय प्रशासन के और पदाधिकारियों से भी कि ठीक है आज कुलपति वर्तमान में है, लेकिन कल माहौल बदलेगा, वातावरण बदलेगा। आप भी ऐसा काम कोई उनके कहने से ना करिए जो कि न्याय संगत ना हो, जो कि न्याय के विधान के खिलाफ हो। तो मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से कि वो अपना ये फैसला तुरंत रद्द करें और जो हमारे तीनों छात्र नेता हैं उनकी जो है बहाली की जाए। देखिए मैसेज कांग्रेस तक पहुंच गया उनका, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं जो वो कह रहे हैं कि ये ओपीडी बड़ी ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी तो पिछले 4 वर्षों से बोल रही है, जब माननीय वीरभद्र सिंह जी सत्ता छोड़कर गए थे उस वक्त का ये ओपीडी का ब्लॉक कंप्लीट है। बाहर से आपने देखा होगा ये सारा भवन कंप्लीट पड़ा था उस वक्त से, सिर्फ इसका उद्घाटन होना बाकी था। ये सरकार राजनीति कर रही है स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ। इसका उद्घाटन तो आज से कम 3 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन इस सरकार की जो एफिशिएंसी है वो इतनी है कि आप देखिए 4 वर्षों से बिल्डिंग जो तैयार पड़ी थी, मात्र उसमें जो इक्विपमेंट्स लगने थे वो बाकी थे। तो ये जो सरकार उस बिल्डिंग के इक्विपमेंट्स लगाने में 4.5 वर्ष लगा दे और आज हमें उल्टा सीख दे रहे हैं, तो उनको ये ख्याल करना चाहिए कि हम तो कह रहे हैं ये बिल्डिंग नहीं जो ट्रॉमा सेंटर चमियाना के अंदर भी बनने जा रहा है वो बिल्डिंग भी कब की तैयार थी। आपने उसमें कितना डिले किया है उसको भी। आप पहले हर काम को जो कांग्रेस की सरकारों के वक्त हुआ है उसको डिले कर रहे हैं और एक एप्रोप्रिएट टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे आपको राजनीतिक लाभ हो, इसलिए आप ये कर रहे हैं। ये आपको ही जनहित के लिए नहीं, अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अच्छा होता कि आप ये बयान देने से पहले देख लेते कि स्नोडन जो हॉस्पिटल उसकी बिल्डिंग कब से तैयार है। पूरे शिमला क्या पूरे हिमाचल प्रदेश के जो जनता है वो सब जानती है कि कब से ये बिल्डिंग तैयार पड़ी है और आप इसको उद्घाटन में डिले करी जा रहे हैं। अभी तक उसमें कोरोना का वार्ड तो चल ही रहा था, तो आपने क्यों नहीं उस वक्त उद्घाटन कर दिया? तो ये तो राजनीति करना चाहते हैं। आप देखिए आज 6-7 दिन हो गए बर्फ गिरे हुए, क्या पूरे ऊपरी शिमला के जो मेन रोड है खुल गए अभी तक? आप जो है जबकि अब आपके पास इतना लेटेस्ट सिस्टम है, आपके पास सारा एक्वा वेदर है और सारी व्यवस्थाएं थी कि आप पहले से तैयार रहते और आप पुख्ता इंतजाम करते, लेकिन आज हफ्ता हो गया बर्फ गिरे को, अभी तक ऊपरी शिमला के जो मेन रोड्स हैं वो भी नहीं खुल पाए। और भारतीय जनता पार्टी पे हमारा आरोप है जब भाजपा की सरकार आती है सेब बहुल्य क्षेत्र स्नो बाउंड एरिया जितना भी है हिमाचल प्रदेश का उनके साथ इसी तरह का भेदभाव होता है। शहर से सटे पंचायती इलाकों को नगर निगम में शामिल करने के फैसले पर घमासान छिड़ गया है। एक और पंचायत प्रतिनिधि इस फैसले के खिलाफ है तो दूसरी ओर कई संगठन नगर निगम में शामिल होने के लिए जोर लगा रहे हैं। चमियाना पंचायत के जनप्रतिनिधि इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। पंचायत के प्रतिनिधि फैसले पर आपत्ति जताने के लिए ग्रामीणों के साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिले और चमियाना पंचायत को नगर निगम में शामिल न करने की मांग की। कहा कि पंचायत खुद इन इलाकों का विकास करने में सक्षम है। नगर निगम में कुछ समय से जो है
नोटिफिकेशन हुई है और हमारा कुछ क्षेत्र जो है नगर निगम के अंदर लिया जा रहा है, जिसमें हमारे 4 पंचायत के जो है 4 वार्ड जो है स्लिप हो रहे हैं। तो हमारा यही लोगों में रोष है, उन वार्डों की पब्लिक में रोष है कि अभी साल पहले जो है पंचायती इलेक्शन हुए, इसमें हमारे 4 मेंबर जो है ये शहरी वार्ड से संगीता भारती है और ये देवली कॉलोनी से है लड़का, ये छकड़ैल वार्ड से है। तो साल पहले इलेक्शन हुए और एकदम ये तो ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो प्रधान है उसका मकान भी सदर भट्टाकुफर में है। तो पंचायत के लोगों में रोष है कि हमें जो है अभी जो है इसमें नहीं लिया जाए, क्योंकि जो एरिया हमारा पहले कुछ समय पहले जो है चमियाना वार्ड के नाम से एक न्यू वार्ड बना था 8-10 साल पहले, वो भी हमारी पंचायत से काटा था। और ये अगर 4 वार्ड और ले लिए जाएंगे तो पंचायत तो 50% ख़त्म हो जाएगी। और इन 4 वार्ड में क्या है, 2 वार्ड जो है हमारा अनुसूचित जाति से रिलेटेड है, 2 वार्ड जिसमें सदर भट्टाकुफर है और छकड़ैल है। तो नगर निगम मुझे नहीं पता किस हिसाब से इन वार्डों को ले रहे हैं, क्या इसमें आंकड़ा रखा इन्होंने, स्पेशली जो है वो ऐसी वार्ड ले रहे हैं। ऐसी वार्डों के ज़्यादा राइट्स पंचायत में रहते हैं, आज दिन तक वो पंचायत से सहूलियतें ले रहे हैं। कोई IRDP है, कोई BPL है, कोई राशन से रिलेटेड बात है, तो हमें नहीं समझ में आया। हम इनकी यही मांग है, अदरवाइज तो इनकी पोस्टें खत्म हो जाएगी, जनता को भी प्रॉब्लम होगी। अभी हमारी 150 लोगों की मीटिंग भट्टाकुफर में हुई और यहाँ आने को मना किया कि गोविंद को लेके अंदर जो है 6 आदमी जा सकेंगे, तो हमने ज़्यादा लोग इधर नहीं लाए। और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली कि 2 ही दिन का शेष समय बचा है। पिछले कल हम DC साहब के गए थे, तो DC साहब के भी हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए और यहाँ से भी भारद्वाज जी ने अच्छे ढंग से हमारी मांग को सुना और पुनर्विचार करने के लिए DC को आदेश करने के लिए यहाँ से चिट्ठी बनेगी। कल हम दोबारा DC से मिलेंगे। हमारी यही मांग रहेगी सरकार से, इन एक क्षेत्र को स्लिप करके सरकार को भी घाटा है और क्या नाम पंचायत को तो है ही है घाटा। वो 50% पंचायत खत्म हो जाएगी। क्या प्रधान रहेगी, क्या ये इलेक्टेड पर्सन मेंबर रहेंगे? और एकदम हमें नहीं, बिना सोची समझी कुछ छुटभइये नेता पार्टी लाइन में जो काम कर रहे हैं वो बिना स्वार्थ के पता नहीं किस लिए इसमें जो है इंटरफेयर कर रहे हैं और ज़बरदस्ती पंचायत को लेना चाह रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे, तहे दिल से करेंगे और जनता में कंटिन्यू विरोध है, वो वोट भी नहीं डालेंगे अगर ये एरिया लिया गया तो। और हम खुद प्रयास करेंगे। मैंने 10 साल वहाँ से नेतृत्व किया है पंचायत का और ये एरिया अभी तक नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। वहाँ की पार्षद मना कर चुकी भी है इस क्षेत्र को लेने को, क्योंकि उस क्षेत्र के जो है पूरे काम एड वहाँ को मिलेगी और खर्च कहीं और करनी पड़ेगी। इसलिए हमारी यही गुंजाइश रहेगी सरकार से कि हमारा क्षेत्र, हमारी पंचायत को नहीं तोड़ा जाए। हमारे वार्ड से जो स्थानीय लोग हैं वो इसको MC में आने से रोष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान की अध्यक्षता में कुछ लोगों की मीटिंग हुई है, तो लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देना है। अगर हमारे वार्ड पंचायत एरिया के हमारे वार्ड अगर नगर निगम में लिए जाते हैं तो। हाँ जी सर, हम ये मांग करते हैं कि पंचायत हमारे को सारी सुविधाएं दे रही है, तो नगर निगम हमारे वार्डों को क्यों लेना चाह रहा है कि मर्ज क्यों करना चाह रहा है नगर निगम में। हाँ जी, हमारे वार्ड को पंचायत में ही रहना दे। हमारे को ना सारी सुविधा जब पंचायत दे रही है तो हम नगर निगम में क्यों जाना चाहते हैं। हमारे वार्ड में BPL परिवार रह रहे हैं, जो कि क्या नाम मनरेगा की सुविधा हमारे वार्डों को मिल रही है, तो हम क्यों नगर निगम में जाएं? आप मुझे बात बताओ। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन ने सरकार से कंप्यूटर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की है। एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि 40,000 से अधिक प्रशिक्षकों ने कंप्यूटर की डिग्री हासिल की है। ऐसे में सरकार TGT और IT की भर्तियां करें, जिससे बेरोजगार प्रशिक्षकों को रोजगार हासिल करने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है। जिस तरह से लगातार JOIT के अभियंती थे, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वो मिले और उनकी मांगों को जो है सरकार ने सुना भी। उसी तरीके से लगभग 40,000 से ज्यादा प्रशिक्षु ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर की डिग्रियां हासिल की हैं, वो चाहे MCA है, BCA है, BTech है, MTech है। ये 40,000 से ज्यादा अभियंती हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी भी मौजूदा समय के अंदर है। कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन लगातार इससे पहले भी जो है शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी से मिली थी और उनसे भी हमने ये बातचीत की थी
थी और उनको भी ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उन शिक्षकों के लिए भी स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं प्रदेश के स्कूलों के अंदर लगवाई जाती हैं और उसमें भी आउटसोर्स के पर जो है वो भर्तियां की जाती है। तो हमने यहाँ पर उनसे मांग भी की थी कि पीजीटी आईपी जो है उसकी भर्तियां निकाली जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 से ज्यादा प्रशिक्षु ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर की डिग्रियां की हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का आईटी पार्क नहीं है, किसी प्रकार का रोजगार कंप्यूटर से सृजन करने के लिए नहीं है। प्रदेश के अंदर अब हाल ही के अंदर संस्कृत शुरू करने की बात की गई, योगा की बात की जा रही है, अन्य विषयों की बात की जा रही है, तो कंप्यूटर को भी जो है शुरू किया जाना चाहिए। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो 5 साल की वहां पर शर्त रखी गई है कि 5 साल का एक्सपीरियंस कंप्यूटर शिक्षकों के लिए मांगा गया है, उस शर्त को हटाया जाए, क्योंकि वो कोर्ट में केस जो है लगभग 10 वर्षों से अभी जो है इसकी भर्तियां नहीं हो पाई है। 2017 के बाद भी वो पेंडिंग अभी तक कोर्ट के अंदर फंसा है। अगर प्रदेश की सरकार उसको जो है शर्त को वापस लेती है तो ऑटोमेटिकली वो जो है कोर्ट में केस बंद हो जाएगा और जितने भी युवा जो है शिक्षक बनने की तैयारी एटलीस्ट कंप्यूटर शिक्षा के लिए कर रहे हैं उन्हें जो है यहाँ पर इसका जरूर फायदा होगा। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।